नमस्कार। G20 की इस हफ्ते की तमाम अहम गतिविधियों को समेटे हमारे इस विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। G20 के विभिन्न कार्य समूह की इस हफ्ते भी अहम बैठकें संपन्न हुई। इस हफ्ते G20 के विदेश मंत्रियों की एक अहम बैठक राजधानी दिल्ली में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 विदेश मंत्रियों की इस बैठक को संबोधित किया। वित्तीय संकट, जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद और पिछले कुछ वर्षों में होने वाले युद्धों को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक शासन इन दोनों ही मामलों में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि इस नाकामी के दुखदायी नतीजों को लगभग सभी विकासशील देशों को भोगना पड़ रहा है और दुनिया वर्षों की प्रगति के बाद भी एक सतत विकास के चौपट हो जाने की कगार पर खड़ा है। इसके साथ ही इस हफ्ते G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की भी पहली बैठक गुरुग्राम में संपन्न हुई। बैठक में विशेषज्ञों ने साफ तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार वैश्विक स्तर पर एक अभिशाप है जो संसाधनों के प्रभावी उपयोग और समग्र शासन को प्रभावित करता है। साथ ही साथ ये हाशिए पर रहने वाले गरीब लोगों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इस बैठक में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी तंत्र को और भी मजबूती प्रदान करने पर गहन चर्चा की गई। बैठक में सभी सदस्य देशों ने भविष्य की कार्रवाई के क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया कि कैसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों का पता लगाया जाए, उनका तेजी से प्रत्यर्पण किया जाए, विदेशों में स्थित उनकी संपत्तियों को देश की कानून की पहुंच के भीतर लाया जाए, अपराधियों का पलायन और उन्हें प्रक्रियाओं के दायरे में लाने पर भी विचार किया गया। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इन दोनों ही अहम विषयों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन आइए उससे पहले देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए क्या कहा। पीएम ने इस बैठक के उद्घाटन सत्र को एक वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए हम सभी को यह स्वीकार करना चाहिए कि आज बहुपक्षवाद पर संकट है। We must all acknowledge that multilateralism is in crisis today. The architecture of global governance created after the Second World War was to serve two functions. First, to prevent future wars by balancing competing interests. Second, to foster international cooperation on issues of common interests. The experience of the last few years, financial crisis, climate change, pandemic, terrorism and wars clearly shows that global governance has failed in both its mandates. और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि कई विकासशील देश अपने लोगों के लिए भोजन और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे अमीर देशों के कारण होने वाली ग्लोबल वार्मिंग से भी सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। यही कारण है कि भारत की G20 अध्यक्षता ने ग्लोबल साउथ को एक आवाज देने की कोशिश की है। Many developing countries are struggling with unsustainable debt while trying to ensure food and energy security for their people. They are also the ones most affected by global warming caused by richer countries. This is why India's G20 presidency has tried to give a voice to the global south. साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज विश्व वित्तीय स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय अपराध,
भ्रष्टाचार, आतंकवाद और खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा जैसी अहम चुनौतियों को कम करने के लिए G20 सदस्य देशों की ओर देख रहा है। The world looks upon the G20 to ease the challenges of growth, development, economic resilience, disaster resilience, financial stability, transnational crime, corruption, terrorism, and food and energy security. In all these areas, the G20 has capacity to build consensus and deliver concrete results. We should not allow issues that we cannot resolve together to come in the way of those we can. और वहीं इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हम पहली बार एक वैश्विक संकट के बीच एक साथ आए थे और आज फिर हम कई संकटों का सामना कर रहे हैं। इनमें कोविड महामारी का प्रभाव, ऋण संकट की चिंता और जलवायु संबंधी घटनाओं में व्यवधान जैसे विषय शामिल हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि जरूरी नहीं कि इन मुद्दों पर हमारा एक मत हो, लेकिन हमें साथ मिलकर सभी चुनौतियों का हल निकालना होगा। We first came together in the midst of a global crisis and are today, once again, actually confronting multiple ones. These include the impact of the COVID pandemic, concerns of fragile supply chains, the knock-on effects of ongoing conflicts, anxiety of debt crisis, and the disruption of climate events. In considering these issues, we may not always be of one mind. In fact, there are some matters of sharp differences of opinions and views. और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए और भी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं पूर्व राजनयिक दिलीप सिन्हा जी। दिलीप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और दिलीप सर, आपसे कई बार इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम के जो विषय रहे हैं, खासकर अगर आज की बात करूं, G20 में विदेश मंत्रियों की बात करूं, उसमें जो विषय रहे हैं उस पर कई बार बातचीत हुई है। लेकिन इस बार के G20 मीटिंग में जैसा कि हमने प्रधानमंत्री को सुना, विदेश मंत्री को सुना, उन्होंने कहा कि चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो जो हम देख रहे हैं आजकल, जलवायु परिवर्तन हम सभी उससे जूझ रहे हैं, महामारी उससे अभी पूरी दुनिया जूझ रही है, आतंकवाद उससे हम सभी जूझ रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि चाहे वो आतंकवाद हो या फिर जो युद्ध की स्थिति बनी है वैश्विक स्तर पर और खासकर रूस यूक्रेन के बीच में, प्रधानमंत्री ने इस बारे में स्पष्ट तौर पर कहा कि जो वैश्विक बहुपक्षीय मंच हैं वो इन दोनों ही मसलों पर अपनी बातों को रखने में या फिर इन दोनों को ही टैकल करने में एक तरह से असफल साबित हुई है। आपकी इस पर सर पहली प्रतिक्रिया? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो बहुपक्षीय संगठन है वो फेल कर गए हैं, असफल रहे हैं इन वैश्विक समस्याओं के समाधान में। और ये जो G20 मंच बना है, इसके बनने का बहुत बड़ा कारण यही था कि जो वैश्विक संगठन है, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के नियंत्रण के लिए जो बनाए गए थे, उनमें इतनी क्षमता नहीं है और शायद उनका जो एजेंडा, उनका जो कार्य क्षेत्र है वो भी इतना विस्तृत नहीं है कि वो जैसे जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था तो उस प्रकार के समस्या का समाधान ढूंढ सके। इसीलिए G20 को समिट के स्तर पर इसकी मीटिंग बुलाई गई थी कि जो प्रमुख जो विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके नेता इकट्ठा होकर के प्रयास करें कि विश्व के जो देश हैं वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से कैसे पार पा सके। तो आज की जो परिस्थिति है जिसमें कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस तो नहीं है लेकिन उससे भी बड़ी बड़ी समस्याएं इस वक्त दुनिया में देशों के सामने हैं, विशेषकर जो विकासशील देश हैं उनके सामने है। यूक्रेन युद्ध की समस्या जिसके कारण कि उसका आर्थिक प्रभाव इन देशों पर पड़ रहा है। इसके पहले कोविड से
अभी सारे देश उभर भी नहीं पाए हैं, विश्व अर्थव्यवस्था ने उभर नहीं पाई है। और उसके साथ साथ ये जो ऋण का संकट आपने कहा, ये संकट सबके ऊपर मंडरा रहा है। तो इन समस्याओं से जूझने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय जो बहुपक्षीय संगठन है, उनमें इतनी क्षमता नहीं है। इसीलिए G20 का जो रेलेवेंस है, उसकी जो प्रासंगिकता है, वो बहुत बढ़ जाती है। लेकिन दिलीप सर, भारत ने तो कई बार कई मंचों पे कहा है कि ये जो मल्टीलेटरल जो फोरम्स हैं, उनमें एक तो सुधार की ज़रूरत है, उसमें वैसे देशों को भी शामिल करना चाहिए, चाहे वो ग्लोबल साउथ की बात हो या फिर लैटिन अमेरिका में कुछ देश हैं, ब्राज़ील हो, दक्षिण अफ्रीका हो, ये सारे देश आना चाहते हैं, उसमें शामिल होना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि इन देशों की आवाज़ों को अब, जबकि मुखरता से भारत और बाकी देश भी कहते रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि इन मल्टीलैटरल फोरम्स में रिफॉर्म हो और इन देशों को भी शामिल किया जाए? और शामिल इसलिए किया जाए क्योंकि इस तरह की जो समस्याएं हैं, अगर आप इन देशों को शामिल नहीं करेंगे तो ये समस्याएं वैसी की वैसे ही रहेगी, उस पर हम अंकुश नहीं लगा पाएंगे। दिलीप साहब, हमें सुन पा रहे हैं? दिलीप सर, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? नहीं आ रही है, मैं आपका प्रश्न नहीं सुन पाया हूं। आप हमें इस वक्त सुन पा रहे हैं सर? हाँ, आप सुन पा रहा हूं मैं। हाँ सर, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से ग्लोबल, प्रधानमंत्री ने कहा कि अब चाहे G20 हो या फिर वैश्विक स्तर पर, वैश्विक मंच पर, ग्लोबल साउथ को अब आप नकार नहीं सकते हैं, अब ये एक रियलिटी है। और वैश्विक स्तर पर जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने में, उनका हल करने में अब ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब इस पर आपकी प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल, G20 का जो गठन हुआ था, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण यही था कि जो इसके पहले जो संगठन था इस प्रकार का, वो था G7, जो अभी भी है, बिल्कुल, जो कि पश्चिमी देशों का संगठन था। और जब 1998-99 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, और जब पश्चिमी देशों ने देखा कि वो अकेले सामर्थ्य नहीं है इस प्रकार के संकट से उभरने के लिए, तो इसलिए उन्होंने इस G7 का विस्तार किया और अन्य विकासशील देश, विशेषकर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज थे, उनको शामिल किया, ताकि जो नीति का जो समन्वय, जो पॉलिसी कोऑर्डिनेशन G7 पहले करता था, उसे उसका विस्तार बढ़ाकर उसमें विकासशील देशों को भी शामिल किया जाए। अब आज की तारीख में समस्या यह है कि जो छोटे देश हैं, जो बुरी तरह प्रभावित हैं विश्व की समस्याओं से, जैसे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं या अन्य छोटे देश हैं, वो इस G20 में शामिल नहीं है। लेकिन G20 की जो शक्ति इस बात की है कि G20 के जो देश हैं, उनकी जो कुल GDP है, जो कुल उत्पाद है, वो विश्व के उत्पाद का 85% है। यानी विश्व के प्रमुख देश इसमें शामिल हैं। तो इन देशों को ही मिलकर अपना नीति में ऐसा समन्वय लाना है अपनी नीतियों में, कि जिससे कि सब देश मिलकर दुनिया को इस संकट से उबार सके। ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनमें सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जहां पर ट्रीटी नेगोशिएट होते हैं, जहां पर रेजोल्यूशन नेगोशिएट होते हैं, वहां पर जो मतभेद है देशों के बीच में, वो इतना उभर कर सामने आ जाते हैं कि किसी प्रकार का निर्णय नहीं हो पाता है। जैसे आपने देखा कि सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो हो जाता है रेजोल्यूशन। लेकिन दिलीप सर, मेरा सवाल ये था कि आतंकवाद, जिससे कि हर देश प्रभावित है, चाहे वो विकसित देश हो, विकासशील देश हो, इस पर भी इतने अहम और इतने ज़रूरी विषय पर भी हम पूरे देश एक मत क्यों नहीं हो पाते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि डेफिनेशन में प्रॉब्लम है, जिसको विकसित देश कहते हैं कि ये डेफिनेशन होना चाहिए, उसको विकासशील देश नहीं मानते हैं। विकासशील देश जो चाहते हैं उसको विकसित देश नहीं मानते हैं। ये एक इतना ग्रिम इशू है, इस पर एक मत क्यों नहीं हो पाते तमाम देश? दूसरा विषय रहा जलवायु परिवर्तन का। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि स्थिति तो अब ये आ गई है कि करे कोई और भरे कोई। विकसित देशों ने जो ग्लोबल वार्मिंग में अपना रोल प्ले किया है, आज विकासशील देश, अल्प विकसित देश उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। इस पर भी उनको एकमत आना चाहिए। और जो क्लाइमेट फंड की बात हुई और इस तरह की जो बातें आती है, उसमें भी उनको बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी दिखानी चाहिए। लेकिन इस पर भी देख पा रहे हैं कि उतनी प्रगति नहीं हो पा रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज विश्व की जो राजनीतिक स्थिति है वो ऐसी है कि इतना ध्रुवीकरण हो गया है, न केवल विकसित और विकासशील देशों के बीच में, बल्कि पूर्व और पश्चिम, ईस्ट वेस्ट के बीच में भी। बल्कि यूक्रेन युद्ध चल रहा है, जिसके कारण की नवीन शीत युद्ध की बात हो रही है, या न्यू कोल्ड वॉर बल्कि शुरू ही हो चुका है। तो इसमें जो आपने दो जो विषय बताए, एक आतंकवाद और दूसरा जलवायु परिवर्तन,
उन दोनों में भी मतभेद है। आतंकवाद पर तो सीधा मतभेद है, क्योंकि आतंकवाद की तो परिभाषा ही नहीं हो पा रही है। संयुक्त राष्ट्र में पिछले करीब 30 वर्षों से बातचीत चल रही है। भारत ने प्रस्ताव रखा था कि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन होना चाहिए अगेंस्ट टेररिज्म। उस पर अभी तक आम राय नहीं बन पाई है, क्योंकि परिभाषा पर ही विवाद है, क्योंकि एक देश का आतंकवादी दूसरे देश के लिए फ्रीडम फाइटर होता है। तो इसलिए सतही स्तर पर एक लैंग्वेज पर आम राय बनाने के लिए बात बन जाती है, लेकिन जब बात आती है वास्तविक कार्रवाई की तो उसमें मतभेद सामने आ जाते हैं। तो इसीलिए G20 जैसे संगठन में मंच पर, संगठन तो नहीं कहेंगे इसे, आप इसे मंच कहेंगे, इस मंच पर कम से कम इस पर बातचीत हो पाती है और थोड़ा बहुत प्रयास हो पाता है कि एक आम राय बन सके, थोड़ा बहुत पॉलिसी कोऑर्डिनेशन हो सके। वही बात जलवायु परिवर्तन में भी है। आपको याद होगा कि पिछला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था जलवायु परिवर्तन का, जो कि हर वर्ष होता है जी, उस नेगोशिएशन में मतभेद इस बात पर उठ के आया है कि जिसे लॉस एंड डैमेज कहते हैं, जो आपने कहा कि जो नुकसान हुआ है, जो हो रहा है विकासशील देशों का, विशेषकर जो छोटे देश हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं, उनमें जो नुकसान हुआ है, जो लॉस एंड डैमेज है, उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? यहाँ तो सर उनके अस्तित्व पे खतरा पैदा हो गया। अब तो कुछ है, आप जान रहे हैं कि वो सबमर्ज्ड हो जाएंगे धीरे धीरे पानी के अंदर। बिल्कुल। और ये जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ रहे हैं इस बात को कि अब जो माइग्रेशन हो रहा है, जो अप्रवास हो रहा है, प्रवास हो रहा है लोगों का इन देशों से, विकसित देशों में, बिल्कुल, वो बहुत बड़ा कारण यह है कि जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो नुकसान हो रहा है अर्थव्यवस्था को इन देशों में, वो नुकसान लगभग अब बदला नहीं जा सकता है। और ऐसी परिस्थिति में ये एक बहुत बड़ी समस्या का रूप ले चुका है और ये समस्या बढ़ती ही जाएगी। लेकिन इसमें आम राय नहीं बन पाई है क्षतिपूर्ति के विषय पर। इसमें तो सर बेहतर ये होता, देखिए भारत ने ये एक तो लाइफस्टाइल का एक मंत्र दिया और भारत ने ही इस बात को आगे बढ़ाया कि हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल वाले देश की कैटेगरी में हम आ जाएंगे। ये बातें अगर विकसित देशों की तरफ से आती तो और भी अच्छा होता, लेकिन भारत अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इस बात को वो उठा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की बातें वहां से होनी चाहिए, वेस्ट से होनी चाहिए? ईस्ट की कंट्रीज कर रही हैं इस तरह की बातें। आपकी आवाज फिर नहीं आ पा रही है मुझे मिश्र जी। सर आप हमें सुन पा रहे हैं? दिलीप साहब हमें सुन पा रहे हैं? दिलीप साहब हमें सुन पा रहे हैं क्या? नहीं, लिंक खराब है, आवाज नहीं आ पा रही है। सर आप एक बार फिर से मैं प्रयास कर रहा हूं। सर आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? दिलीप सर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आप आ रही है जी, बोलिए। सर मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से भारत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक लाइफस्टाइल का मंत्र दिया, पर्यावरण अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 2070 तक भारत जो है कार्बन आउटपुट जीरो हो जाएगा, कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएगा। बेहतर तो ये होता कि यहाँ के लोग कम से कम ये सुनते कि विकसित देशों की तरफ से इस तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन भारत ने अपनी इस जिम्मेदारी को इस पृथ्वी के प्रति, इस प्लैनेट के प्रति समझा और इस तरह की बातें की। आपको नहीं लगता कि इस तरह की जिम्मेदारी भरी बातें उधर से भी आनी चाहिए थी, क्योंकि उसका जो साइड इफेक्ट है वो भारत भी विकासशील देश और सभी उसका भुगत रहे हैं। हाँ, भारत का प्रयास है कि जो हमारी जो जीवन शैली है, जिससे कि हम सादा जीवन व्यतीत करने की बात करते हैं, उससे जो सुधार हो सके इस परिस्थिति में वो हो। लेकिन अब हमें ये मान के चलना होगा कि जो विकसित देश हैं वहां के लोग इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो अपना जीवन स्तर को नीचे गिराएं या कम करें। और उनका प्रयास है कि टेक्नोलॉजी द्वारा जो आज का जीवन स्तर है उसे बनाए रखा जाए और केवल जो पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल, जो कार्बन फ्यूल जो है, उनसे बदलकर जैव ऊर्जा या नई टेक्नोलॉजी, जो नवीकरणीय टेक्नोलॉजी है, उसकी ओर जाया जाए। तो अब उनका प्रयास है कि टेक्नोलॉजी से जीवन स्तर को बनाए रख सकते हैं और जलवायु को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो भारत को भी अब एक और तो आवाज देनी चाहिए कि हमें अपने जीवन स्तर को सादा रखना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ टेक्नोलॉजी पर ही बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और वही प्रयास है G20 का भी कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज में जो विकास हो, उसमें सब देश मिलकर के एकजुट होकर ये प्रयास करें, ये टेक्नोलॉजी इतनी हो कि जिससे कि जो
प्रदूषण हो रहा है जी। और जो उत्सर्जन हो रहा है उसे कम किया जा सके। इसमें प्रधानमंत्री ने ये बात भी कही, आप हमें सुन पा रहे हैं ना सर? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। दिलीप सर, उसमें प्रधानमंत्री ने ये बातें भी कही कि कई विकासशील देश ऐसे हैं जो कि आज की तारीख में अपनी फूड सिक्योरिटी से जूझ रहे हैं, एनर्जी सिक्योरिटी से वो जूझ रहे हैं, और वो हमें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके ऊपर जो कर्जे हैं, जो डेट उन्होंने ले रखा है, जिनका चुकाना उनके लिए काफ़ी कठिन हो गया है, उस दिशा में भी अब तमाम देशों को सोचना चाहिए कि कैसे उन देशों को समृद्ध किया जाए, उनकी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए, उनकी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। भारत, हम जानते हैं कि लगातार इस तरह की कंट्रीज़ को, जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनको इस तरह की, खासकर अगर फूड सिक्योरिटी की बात की जाए, वो देता रहा है। लेकिन एक वैश्विक मंच पर, G20 के मंच पर इस तरह की बातों का क्या महत्व है जब प्रधानमंत्री इस तरह की बातें कहते हैं कि वो कर्ज से जूझ रहे हैं, डेट क्राइसिस है, और उनके यहाँ फूड क्राइसिस और एनर्जी की क्राइसिस भी है? हाँ, ये समस्या G20 के लिए बहुत बड़ी समस्या है और G20 ने इस पर थोड़ी कार्रवाई की भी है। जब ये यूक्रेन, जब कोविड की समस्या जब आई थी और उस समय जो आर्थिक मंदी हुई, तो जो सॉवरेन डेट की समस्या थी और जो विकासशील देश इससे बुरी तरह प्रभावित थे, उसमें 73 देश शामिल हैं। उन देशों के का डेट का रीशेड्यूलिंग किया गया था, रिस्ट्रक्चरिंग किया गया था, विशेषकर जो पश्चिमी देश हैं, जो पेरिस क्लब के सदस्य हैं, उन्होंने किया था। लेकिन ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो मल्टीलैटरल डेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें इस प्रकार का प्रावधान नहीं है और उन्हें भी इसमें लाना पड़ेगा, तो उनके नियमों में सुधार करना पड़ेगा। और उसके अलावा चीन, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा उसका भी है ऋण का, जो उसने दिया हुआ है विकासशील देशों को, जो डेट क्रेडिटर है, वो बहुत बड़ा क्रेडिटर है, तो चीन को भी उसमें शामिल होना पड़ेगा। अभी चीन ने पाकिस्तान पर थोड़ा सा रीशेड्यूलिंग किया है, लेकिन चीन आमतौर पर रीशेड्यूलिंग नहीं करता है, तो चीन को भी शामिल करना पड़ेगा उसमें। श्रीलंका वाले इशू में श्रीलंका एग्जाम्पल है कि भारत ने और जापान ने साइन करके दे दिया कि ठीक है, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन चाइना ने अभी तक, जो कि बिग क्रेडिटर है श्रीलंका को, उसने अभी तक साइन नहीं किया है। IMF के लोन की बात मैं कह रहा हूँ। यही प्रयास है G20 में कि G20 एक ऐसा मंच है जहां पर कि सारे देश इकट्ठा होते हैं और बातचीत करते हैं कि अपनी अपनी देश की नीतियों को वो कैसे एक समन्वित तरीके से एकजुट होकर किस समस्या का समाधान कर सकें। तो जब ये डेट की समस्या जब आई, जैसे आपने कहा कि भारत ने भी डेट रीशेड्यूलिंग में जो देश पूरी तरह प्रभावित थे इससे, उनके साथ बातचीत करके उनको थोड़ी रियायत दी। तो ये रियायत बहुत जरूरी है और ये समन्वित तरीके से यदि होता है तब इन देशों को फायदा होता है। यही प्रयास G20 का है और सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में G20 की यही है कि जो प्रमुख, जो हाईली इंडेटेड कंट्रीज हैं विश्व के, उनको सहायता दी जा सके ताकि वो इस मुश्किल दौर से उबर सके। अभी कुछ दिनों पहले ही दिलीप सर, आपको याद होगा कि विदेश मंत्री ने यह कहा था कि चूंकि, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि अगर जब तक वो आतंकवाद को वित्त पोषित करते रहेंगे तब तक उनकी स्थिति ऐसे ही रहेगी, वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। आपको लगता है कि आतंकवाद जिस देश की स्टेट पॉलिसी बन जाए और आतंकवाद को प्रश्रय देने की जब बात आती है, बहुत सारे देश इसको देते हैं, तब तक उन देशों की स्थिति वैसी ही रहेगी जैसे कि आज है, और इसमें G20 या फिर बाकी देश किस तरह का रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो देश आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं या नशीली पदार्थों का उत्पादन करते हैं, वो उससे प्रभावित हो जाते हैं, उसी का शिकार बन जाते हैं, जो कि पाकिस्तान बन चुका है दोनों बातों में, आतंकवाद में भी और नशीली पदार्थों के उत्पादन में भी। लेकिन अब पाकिस्तान की तो खैर राजनीतिक समस्याएं हैं, जिसके कारण कि वो इन नीतियों को अच्छा मानता है, क्योंकि वो समझता है कि वो इन नीतियों से भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। तो पाकिस्तान की बात अलग है, लेकिन जहां तक G20 का सवाल है, उसमें निश्चित रूप से यह प्रयास है कि सारे देश मिलकर के जहां तक संभव हो, जिन बातों पर आम राय बन पाती है, उनमें कम से कम अपनी नीतियों को समन्वित कर सकें, ताकि एकजुट होकर इसी प्रकार के इन समस्याओं का समाधान किया जा सके। आसान काम नहीं है, जबकि आतंकवाद पर विशेषकर बहुत मुश्किल है। नशीली पदार्थों पर शायद थोड़ा ज्यादा आसान हो, लेकिन उसमें भी समस्याएं हैं, क्योंकि नशीली पदार्थों के जो तस्कर होते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं, उनकी पहुंच बहुत बड़ी होती है, लंबी होती है।
एक दिलीप सर, एक और भी प्रधानमंत्री ने मुद्दा उठाया, वो था कि आपदा प्रतिरोधी क्षमता का हम कैसे और भी विकास करें, क्योंकि लगातार ग्लोबल वार्मिंग और इसके जो इफेक्ट हैं वो हम लगातार देख पा रहे हैं। अभी हमने तुर्की में देखा किस तरह की चीज़ें हुई। ऐसे में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर G20 देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए, डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाने में हम सफल हों, इस दिशा में R&D की भी ज़रूरत है। और भारत लगातार कोशिश रहता है कि भारत की कि वो लगातार जहां भी इस तरह की आपदाएं आए वहां जाके वो मदद करे। हमने नेपाल में देखा, हमने तुर्की में देखा। किस तरह से G20 इस दिशा में अपना रोल प्ले कर सकता है सर? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारत ने जो अपनी क्षमता बढ़ाई है सुनामी के बाद पिछले 20 वर्षों में, वो एक उदाहरण है बाकी देशों के लिए कि भारत जैसा देश भी जिसके पास आर्थिक संसाधन कम है, वो इतनी क्षमता रखता है कि जैसे अभी जो तुर्की में जो भूकंप आया, उस पर भारत की सहायता बहुत सराही की और बहुत बहुत बड़ी तादाद में सहायता दी भारत ने, क्योंकि भारत के पास वो मशीनरी हमने बना ली है कि हम न केवल अपने देश में बल्कि अपने देश के बाहर भी सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो जिस प्रकार भारत ने अपनी शक्ति बढ़ाई है इस क्षेत्र में, उसी प्रकार अन्य देश भी यदि अपनी शक्ति बढ़ाते हैं तो इस प्रकार की सहायता, यदि कहीं और इस प्रकार की आपदा आए तो उसमें सारे देश मिलकर वहां सहायता दे सकते हैं, जिससे कि जो नुकसान होगा वो कम होगा और लोगों को सहायता जल्दी पहुंच पाएगी। इसलिए भारत का जो एक्सपीरियंस है इस मामले में वो G20 देख सकता है और इसी प्रकार अन्य देशों में भी इस प्रकार की क्षमता को मजबूत कर सकता है। ठीक है सर हमारे पास समय इतना ही है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप सर, हमारे साथ जुड़े आप और इन तमाम विषयों पर बहुत ही विस्तार से हमारे साथ बातचीत की। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इन तमाम बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। माइसोर सैंडल सोप। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे। ऐड ऑन जो है, मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, hey! नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख हमारा विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम जो कि G20 पर आधारित है। बढ़ेंगे आगे। भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 की पहली एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक हरियाणा के गुरुग्राम में हुई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आर्थिक अपराध का सामना कई देश कर रहे हैं और ये सब तब और भी गंभीर हो जाता है जब अपराधी देश छोड़कर चले जाते हैं। The citizens of many countries are, may I say, across the world.
The corrupt find a way to park their proceeds of crime, and this money belongs to the citizens of the country from which it has been taken. Often, this has been taken from some of the poorest people in the world. Further, it is such money that is pushed into evil activities, and that's another major concern. From illegal drugs that destroy young lives to human trafficking, from weakening the democracies to the sale of illegal arms. This dirty money funds several destructive enterprises. और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक इकोसिस्टम तैयार किया है। Prime Minister Narendra Modi has envisaged developing such an administrative ecosystem, and I assure you for that, which has zero tolerance to corruption. Taking inspiration from him, India's presidency will aim to focus on pragmatic, action-oriented steps to address the wider implications of corruption, to strengthen international cooperation on anti-corruption matters, and to deepen the G20 commitment towards countering corrupt actors and corruption. और G20 की भ्रष्टाचार विरोधी कार्यसमूह की गुरुग्राम में हुई बैठक में आर्थिक अपराध में लिप्त भगोड़ों का प्रत्यर्पण करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ सार्वजनिक संस्थाओं को और अधिकार दिए जाने की बात जोर शोर से की गई। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हरियाणा के गुरुग्राम में G20 सदस्य देशों की भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक संपन्न हो गई। भारत की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान आर्थिक अपराध में लिप्त भगोड़ों की पहचान कर उनका प्रत्यर्पण जल्द से जल्द करने और दूसरे देशों में स्थित उनकी संपत्तियों को कानून के दायरे में लाने की बात कही गई। We are very much satisfied with the way the Indian presidency is conducting this event. We support the priorities chosen by the Indian presidency, and certainly we appreciate highly the efforts that India put in organizing this event. It's very well organized and we are very thankful to it, and we hope that this meeting and next meeting, there will be 2 meetings more, will bring solid deliverables. It has been a very useful presentations. We knew a lot about what G20 and what's going on, and a lot of interventions from the other countries were very useful, adding to a lot of our knowledge and the knowledge we have. And we are excited to be as a guest country there, and also participating by interventions in the deliberations made. भ्रष्टाचार के खिलाफ सार्वजनिक संस्थाओं को और भी अधिकार दिए जाने और भ्रष्टाचार की रोकथाम करने के लिए उन्हें सक्षम बनाए जाने का भी खाका तैयार किया गया। Over the last 3 days, we have had extensive discussions on several key focal areas, especially pertaining to fugitive economic offenders. The facets that we discussed include asset recovery, formal information sharing, informal cooperation. In addition to discussion on strengthening of institutional frameworks for countering corruption and how to strengthen and build in integrity principles in these bodies. भ्रष्टाचार निरोधी G20 सदस्य देशों की अगली बैठक ऋषिकेश और कोलकाता में प्रस्तावित है। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में चल रही सतत ऊर्जा सामग्री पर हो रही बैठक भी संपन्न हो गई। सदस्य देशों ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में चुनौतियों, उससे संबंधित नवोन्मेष और शोध के साथ ही तकनीक को लेकर चर्चा की। G20 प्रतिनिधियों ने रामगढ़ में पतरातू झील का भी दौरा किया। गुरुग्राम से शुभेंदु घोष और रांची से दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं जे अशोक कुमार जी, जो कि डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग G20 के। अशोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और सर, जैसा कि हमने कहा अपने इस रिपोर्ट के जरिए कि गुरुग्राम में जो एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई, उसमें इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की बातचीत हुई, ICT की बातचीत हुई,
इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और इसके लिए जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम बनाने की बातचीत है उस पर भी बातचीत हुई। पब्लिक जो सेक्टर है उसमें जो करप्शन है उसको लेकर भी बातचीत हुई है। आपकी प्रतिक्रिया कि भारत इन तमाम इशूज को लेकर G20 के मंच पर अपनी बातों को रखा, भारत करप्शन, एंटी करप्शन के लिहाज से कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ा है आज की तारीख में? Thank you. So this first meeting of the anti-corruption working group was held in Gurugram for 3 days starting from 1st March to 3rd March. As I could see, it was mentioned the priorities spelled out by Honorable Minister of State, Shri Dr. Jitendra Singh Ji also. India has identified as one of its priority the recovery of stolen assets as well as the international cooperation for action against corruption and अशोक सर, related offences. Yes. अगर आप मिक्स करके बोले हिंदी इंग्लिश में तो हमारे व्यूअर्स के लिए बेहतर होता। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। जी जी। तो ये तो हमारा ये ब्रॉड थीम है जो फोकस एरिया हमारा एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप का, ये है रिकवरी ऑफ स्टोलन एसेट्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। दूसरा जो है वो है लिवरेजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन कॉम्बैटिंग करप्शन इन द पब्लिक सेक्टर। और इसके अलावा और एक मुद्दा भी हमने इसमें तो फोकस कर दिया, वो है प्रमोटिंग इंटीग्रिटी एंड एनहांसिंग इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक बॉडीज एंड अथॉरिटीज which are responsible for preventing and combating corruption. तो जो पहला मुद्दा मैंने बताया था रिकवरी ऑफ स्टोलन एसेट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए, बिकॉज लॉट ऑफ एसेट्स विच आर taken out of the country and stashed in foreign jurisdictions, we find it very difficult to bring it back. जो दूसरे देशों से उसको यहाँ पे लाने में ना जो प्रोसीजर है वो बहुत कम्बरसम है, कभी कभी वेरी कॉम्प्लेक्स है, टाइम डिले भी बहुत होता है, उसकी वजह से जो एसेट है दैट गेट्स डिसिपेटेड एंड इट इज डिफिकल्ट टू गेट द ऑफेंडर आल्सो बैक। लेकिन आपको अशोक सर लगता है कि जो जहाँ पे हमारे ऑफेंडर्स चले गए हैं उन कंट्रीज की तरफ से हमें जो एक कोऑपरेशन मिलना चाहिए वो तो मिल रहा है? आपको तो ऐसा लगता है कि वो कंट्री हमें सहयोग करते हैं, कोऑपरेट करते हैं एक्स्ट्राडाइट करने में? हाँ, कोऑपरेट तो करता है। जैसे तो ये तो फॉर्मल कोऑपरेशन है विच वी गो बाय, हमारा जो ट्रीटी है इंडियन देशों के साथ बायलैटरल ट्रीटी या कन्वेंशन है उसी के बेसिस पे। इसमें क्या बहुत सारे समय लगता है, जो कुछ भी प्रोसेस है वो हमारा जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट को अग्री करने से पहले वो इतना इंफॉर्मेशन और ये हमसे मांगते हैं, वो सब तो पूरी करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए तो हम इंफॉर्मेशन कोऑपरेशन के बारे में इसमें फोकस कर रहे हैं। जैसे पहले एक जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस बोलता है उसका रिक्वेस्ट प्लेस करने से पहले प्री एमएलए में वी कैन फोकस ऑन, जैसे तो हमको मालूम है ये ऑफेंडर है जो जिस देश में है उसको तो वी नीड टू प्लेस ए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस रिक्वेस्ट, लेकिन उससे पहले इफ यू कुड इन्फॉर्म देम दैट ठीक है हमारा एक ऐसा बंदा है जो आपके देश में है तो विल फॉलो ऑल द प्रोसीजर, लेकिन उससे पहले तो आई एम इंटीमेटिंग यू इन एडवांस सो दैट ही डजंट flee from that country also or he leave the country with the stolen asset. तो इसलिए तो जो informal cooperation हम बोलते हैं that is very important prior to the formal जो mutual legal assistance का request है। that is why इसमें तो हम इसके बारे में भी तो ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन अशोक सर जब एसेट की बात आती है, फॉरेन एसेट है, देश में जो हमारे उनके एसेट होते हैं उनको जब्त करने का जो एक राइट है वो तो हमारे पास है देश में, लेकिन देश से बाहर, टेरिटरी से बाहर अगर कोई एसेट है किसी भी फॉर्म में, फिजिकल एसेट फॉर्म में हो या फिर किसी और फॉर्मेट में हो, उसको कैसे सीज किया जाए, इसको लेकर क्या कुछ आज के डेट में स्थिति है? ठीक है, जैसे मैं आपको एक डेटा बताऊंगा। जैसे फॉरेन देश से हमारे पास जो रिक्वेस्ट आता है एसेट्स को रिस्ट्रेन करने के लिए या कन्फिस्केशन करने के लिए, उसमें तो अभी तक तो $29 मिलियन के आसपास तो वी हैव गॉट रिक्वेस्ट। उसमें तो ईडी विच इज द असाइन्ड विद दिस रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रिवेंटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड रिकवरी ऑफ स्टोलन एसेट्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, यस एग्जैक्टली। तो उन्होंने तो आज तक तो दे हैव बीन एबल टू वर्क अपॉन सच रिक्वेस्ट जो बाकी देशों से आया है उसके बेसिस पे काम करके तो वी आर एबल टू रिस्ट्रेन और कन्फिस्केट एसेट्स अमाउंटिंग टू $7.8 मिलियन।
तो ये बराबर है द मोर देन 25% ऑफ द रिक्वेस्ट क्वांटम ऑफ एसेट्स फॉर विच वी हैव रिसीव्ड रिक्वेस्ट। लेकिन तो इफ यू कंपेयर दिस विद अदर साइड, जो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं दूसरे देशों में ना, उसमें तो है जो वी हैव प्लेस्ड रिक्वेस्ट फॉर एसेट्स वर्थ 4.24 बिलियन यूएस डॉलर। तो उसमें तो लेकिन जो रिकवरी मिला है दैट इज वेरी स्मॉल, दैट इज ओनली 3.85% का जो रिकवरी हमको मिला है। तो इसमें तो द बैलेंस इज नॉट एट पार। जैसे तो द सेम वे विथ विच वी आर working upon the acting upon the request received from foreign countries, we expect similar expedite action by the other countries also, ताकि हमारा जो रिक्वेस्ट है उसके बेसिस पे भी तो कार्रवाई जल्दी से जल्दी शुरू होंगे और असेट्स वापस आ जाएंगे। लेकिन अशोक सर, इसमें इंटरपोल किस तरह का रोल प्ले कर रहा है? कोऑपरेटिव रोल है, किस तरह का रोल आप देख पा रहे हैं? नहीं, इंटरपोल being an international criminal police organization, they have a major role to play in terms of sharing of information which they receive from various countries, and also from here domestic में जो information available है उसको whenever we get requests from such foreign countries also we share the information, because the crucial information relating to the offenders which will be available with law enforcement agencies, it's a network of law enforcement agencies. So in that way it is very helpful in sharing of the information relating to the offenders, and so that it helps in तुरंत जिसको अगर किसी को तो रिस्ट्रेन करना हो तो that will also be possible, and also it will help in ensuring that the offenders do not flee from the jurisdiction of the country where he is presently residing. कोई ऐसा एग्जांपल अशोक सर आप देना चाहेंगे कि भारत के रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उस ऑफेंडर को वहां की कंट्री ने लॉ के बेसिस पे ये रिफ्यूज कर दिया हो कि हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि अभी हमारे सिटीजन बन गए हैं, हमारे लॉ इसको परमिट नहीं करता कि हम आपको एक्स्ट्राडाइट करें, ऐसा कोई एग्जांपल? स्पेसिफिकली मैं तो नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन देयर आर वेरियस डेवलप्ड कंट्रीज है जिसका जो लीगल प्रोसीजर और लीगल सिस्टम है, इट इज लाइक दैट, इट इज वेरी डिफिकल्ट दैट वंस द पर्सन इज देयर, इफ ही प्लेस ए रिक्वेस्ट करेंगे तो इतना मुश्किल है एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स है, तो वो पूरा कंप्लाई करके हम फुलफिल करके इसको वापस लाना तो बहुत मुश्किल है। तो देयर आर फ्यू सच केसेस हु आर ऑलरेडी देयर इन द कंट्री हु हैज fled the country, but they are presently in some other developed countries. लेकिन अशोक सर, एक और भी इशू आया कि जो पब्लिक सेक्टर में भारत की अगर बात की जाए या फिर बाकी देशों की बात की जाए, अगर वहाँ करप्शन है तो उसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं? इस डायरेक्शन में भारत ने क्या कुछ अब तक रोल प्ले किया है? किस तरह से हमारे यहाँ जो पब्लिक करप्शन है उसको कम किया गया है? जैसे जो पब्लिक सेक्टर में करप्शन है इसको कम करना का तरीका एक तो है प्रोमोटिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट्स। यस, आईसीटी। तो इंडिया हैज मेड सब्सटेंशियल प्रोग्रेस इन दिस रिगार्ड। तो यू ऑल वुड बी अवेयर ऑफ द डीबीटी थ्रू व्हिच nearly 47 crore Jandan accounts have been opened, through which all the benefits relating to social welfare schemes are transferred directly to the beneficiary concerned. This has helped in plugging a lot of corruption which otherwise would have happened through without in the absence of such direct transfer of benefit. And similarly, we also have a case in point whereby e-procurement, the procurement, government procurement has been streamlined to a large extent, and the introduction of the government e-marketplace, which was introduced since 2016, that has played a very GEM portal, that has played a very major role in terms of bringing in transparency and preventing the scope for corruption in public sector, especially in government procurement. आज तो we can do all the procurement directly with the click of a button. Everything request, everything can be placed, and tender everything will be finalized through the portal itself, and it is so transparent that it has infused a lot of credibility and confidence among the vendors in the government function. इसमें बहुत से लोग सर लोकपाल ओम्बड्समैन जो है उनका भी जिक्र करते हैं कि अगर इस तरह के कोई करप्शन आते हैं तो आप वहाँ पे डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। हाँ, वो सही बात है। इंडिया इनफैक्ट वन सच कंट्री वेयर वी हैव
many such specialized bodies and authorities who have been given the mandate of preventing and combating corruption. जैसे आपने बताया लोकपाल है और CBC है. In fact, CBI is also derives its mandate from the Delhi Special Police Establishment Act. तो ये सब bodies तो these are the specialized bodies with the mandate to prevent and combat corruption. तो इसमें तो we are focusing on this issue also, whereby we are trying to, since we have a very good system in place in India, whereby all such bodies are giving the necessary autonomy and resources for effective functioning and fulfilling of the mandates assigned to them. So we are trying to come up with a high-level principle, seeking high-level commitment from the G20 countries on this topic, whereby all such countries can similarly have systems in place which promote the effectiveness and integrity of such bodies and authorities which are responsible for preventing and combating corruption. इसमें अशोक सर, जो कि बार बार जब इस तरह की बातें होती है, चर्चाएं होती हैं करप्शन पे लेके, आईसीटी की बात, आईसीटी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. नियर फ्यूचर में या कमिंग फ्यूचर में आईसीटी का रोल भारत ने जिस तरह से प्ले किया, अडॉप्ट किया है, आने वाले दिनों में और किसको इस तरह को इसको और कैसे स्ट्रेंथन किया जाए ताकि करप्शन, जो कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इसके अगेंस्ट हम अपना चुके हैं, अडॉप्ट कर चुके हैं, इसको और भी स्ट्रेंथन किया जाए आईसीटी को और करप्शन के अगेंस्ट में? हाँ, ये तो है. तो हम जो करप्शन को कॉम्बैट करने के लिए, उसको स्कोप कम करने के लिए, वी कैन टारगेट मोर एंड मोर ऑन डिलीवरी ऑफ ऑल दी पब्लिक सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. आज तो जो पूरा हम तो ऑनलाइन पे सर्विसेज देते हैं, तो देयर बाय डूइंग अवे और रिड्यूसिंग द नीड फॉर फिजिकल प्रेजेंस एट द एनी गवर्नमेंट ऑफिसर्स. तो MeitY ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें तो बहुत सारा किया हुआ है, whereby we have lot of applications like Umang and the DigiLocker. So all this helps in delivery of public services directly to the citizens at his doorstep and at the click of a button and mobile basically. So he doesn't have to come to government services. So this thing momentum, if it is continued, we can definitely expect that there will be less and less scope for corruption in future also. कुछ मामलों में सर, अशोक सर, ये भी देखा गया है कि प्राइमरी तौर पे पुलिस अरेस्ट कर लेती है करप्शन के चार्जेस पे, फिर जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो फिर वो चार्ज फ्री हो जाता है, वो कई बार नहीं हो पाता है, वो गिल्टी नहीं होता है. लेकिन ऐसे में जिनके ऊपर चार्जेस लगाए गए, जो अक्यूज्ड कहा गया, वो कहता है कि हमने जो डेटा दिया, क्या वो सेफ है, क्या वो सिक्योर है? तो क्या, मेरा सवाल ये कि डेटा सिक्योरिटी को लेके भी हम उस एस्पेक्ट पे भी सोच रहे हैं क्या, कि किसी का भी हम डेटा ले, वो सिक्योर हो, वो सेफ हो? डेटा तो आज तो जो डेटा हमारे पास है, whatever data we gather about the corruption related offenders, so that is being maintained. In fact, the one issue which we find it difficult when we place any request with foreign countries is that they find it difficult to share the data. Even if they share the data, they say that the data has to be जिस चीज के लिए तो हमने तो शेयर किया है उसी चीज के लिए यूज करो, बाकी सब के लिए शेयर भी मत करो और उसके इस्तेमाल भी मत करो. जैसे हमें तो टैक्सेशन का इंफॉर्मेशन मिला किसी देश से, तो दैट इट कैन नॉट बी शेयर्ड विद द लॉ एनफोर्समेंट, जो क्रिमिनल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, उसके साथ शेयर भी नहीं करना. दे डोंट अग्री फॉर दैट आल्सो. जैसे तो इट इज ऑलरेडी शेयर्ड विद वन अथॉरिटी इन इंडिया, बट दे डोंट परमिट शेयरिंग इट विद द अदर अथॉरिटी इन इंडिया बिकॉज दे टॉक अबाउट प्राइवेसी ऑफ द डेटा, ऑल दिस इश्यूज, ये सब तो बातें आते हैं. So we are trying to use this opportunity when we have our presidency to simplify all such mechanisms and processes so that it will help us in getting such information in a easy manner and also sharing it across the different agencies. इसमें बहुत से एक्सपर्ट, अशोक सर, ये भी कहते हैं कि एक टैक्स इवेजन जो है वो बहुत से लोग करते हैं, हालांकि टूल्स हैं लेकिन बावजूद उसके वो कर रहे हैं.
इसमें ईडी का कितना आप लोगों को साथ मिलता है, कोऑपरेशन मिलता है, और टैक्स इवेजन ना हो इसके लिए इसमें जो करप्शन है उसको कैसे रोका जाए, इसको लेकर आप और अब सरकार क्या कुछ सोच रही है? तो इसमें तो इसलिए हमने तो जो जैसा मैंने बताया था, हमारा जो फोकस एरिया है, प्रायोरिटी थीम है, वी आर ट्राइंग टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन 2018 ड्यूरिंग अर्जेंटीना प्रेसिडेंसी। तो उन्होंने तो ये मुद्दा उठे के उन्होंने तो एक 9 पॉइंट एजेंडा वो लीडर समिट में तो ही प्लेस्ड इट, तो which has focused upon active cooperation across G20 countries in legal process and mechanisms so as to ensure that the corrupt and the economic offenders na unko to they should not get a safe haven in such countries, and effective implementation of international commitments and timely and comprehensive exchange of information. So drawing inspiration from the 9-point agenda made by Honorable Prime Minister in 2018. So we have been carrying it forward, and then during our presidency, we are focusing upon various aspects related to asset recovery and exchange of information, which will help in our fight against the corruption and the related economic crimes, as well as the recovery of stolen assets. उसमें अशोक सर एक बातें और भी आई कि जो हमारा जो नागरिक समाज हो, जो कॉमन मैन है, जो कम्युनिटी हमारा है, उसका भी बहुत अहम रोल हो जाता है कि अगर उनके सामने जहां वो काम कर रहे हैं या अपने आसपास अगर वो समाज में, सोसाइटी में देखते हैं कहीं करप्शन हो रहा हो, तो वो जो अथॉरिटी है उसको वो इन्फॉर्म करें। जब तक वो इन्फॉर्म नहीं करेंगे तब तक उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो ऐसे में अशोक सर मेरा सवाल यही कि इसमें जो सिविलियंस हैं, जो कम्युनिटी हमारा जो है, उनका क्या कुछ रोल आप देखते हैं? कम्युनिटी का रोल है बेसिकली प्रॉम्प्ट information to the authorities concerned which are responsible for combating corruption. जैसे तो अगर किसी आदमी ने तो अगर उसको मालूम पड़ेगा कि तो यहाँ पे तो कुछ करप्शन चल रहा है, हो रहा है, तो तुरंत उसको जो जिसको कहना है लोकपाल या सीवीसी या एंटी करप्शन जो स्टेट में होता है, उसको तुरंत जाके उसको तो कंप्लेंट फाइल करना, तो उसको बताना पड़ेगा कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे ये चल रहा है, so that the concerned authorities will start acting upon. Because unless otherwise the community actively participate in identifying and bringing it to the notice of the concerned authority, it will be difficult to curb the menace of corruption. So इसलिए तो community का role बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। ये तो bringing it to the notice of the authority. दूसरा चीज है तो which we are also focusing upon. In fact, the Central Vigilance Commission has also, as a part of its Vigilance Awareness Week program, it has been organizing various seminars and programs and also come up with various study material which will help in the students. We are targeting जो बच्चों है अभी स्कूल पे है, we are trying to inculcate the right morals and values so against corruption, so that जो बच्चे के मन में तो जो अच्छा वैल्यूज मिल जाएगा तो दो बंदे बड़े होके तो दे विल आल्सो फील अ रिस्पांसिबल सिटीजन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। बिल्कुल जी अशोक कुमार सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ जुड़े और इन तमाम इश्यूज पर, विषयों पर हमसे बातचीत की। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सर। बढ़ेंगे आगे और इसके साथ यहाँ रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा, वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल, ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। माइसोर सैंडल सोप।
पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बीते दिनों महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में वुमेन 20 यानी W20 की भी बैठक हुई। इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण, महिला नेतृत्व समेत 5 प्रमुख विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। इस 2 दिवसीय बैठक का शुभारंभ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने, वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कृष्ण राव कराड और भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत की मौजूदगी में हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि हर बार जब एक महिला अपने लिए खड़ी होती है तो वो सभी महिलाओं के लिए खड़ी होती है। I wish to extend my gratitude to the Prime Minister of India for centralizing not the women's agency, but for centralizing the needs of humanity. That of the 320 million loans given under a financial service scheme called Mudra, which, mind you, ladies and gentlemen, was not a gendered financial scheme, but a financial scheme that hoped to support enterprise without collateral, 230 million of the beneficiaries turned out to be women. We need to build a global voice for climate finance. And what better way to build that voice than to make it a female agenda? We all know each time a woman stands up for herself, she stands up for all women. और देश भर में G20 बैठकों के क्रम में वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी विषय पर सोमवार से हैदराबाद में 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत होगी। इस बैठक से पहले शनिवार को भारत और वैश्विक दक्षिण साझा भविष्य के लिए एक दृष्टि विषय पर चिंतन हुआ। G20 में भारत के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने अपने संबोधन में कहा कि भारत G20 सहित सभी देशों के साथ बेहतरीन नीतियों और अनुभवों को साझा करने के लिए तैयार है ताकि दुनिया के देश 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल कर सकें। उन्होंने डिजिटल डिवाइड को कम करने की जरूरत पर भी जोर दिया। The Prime Minister conveyed at the opening session of the summit, and I quote, he said, "Your voice is India's voice. Your priorities are India's priorities." And he said, despite the challenges that the developing world faces, he was optimistic that our time is coming. And at the opening session of the meeting of G20 finance ministers and central bank governors, the Prime Minister addressed the G20 to say the focus should be on the most vulnerable people of the world. और हरियाणा के गुरुग्राम में G20 भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह की बैठक के लिए जमा हुए प्रतिनिधियों ने राज्य की कला संस्कृति का भी आनंद लिया। बैठक के समापन के बाद प्रतिनिधियों ने सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और प्रतापगढ़ फार्म्स का दीदार किया। साथ ही साथ उन्हें परंपरागत तरीके से उनका स्वागत भी किया गया। आप भी देखिए इन तस्वीरों को और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है।